तो अभी तक हम लोगों ने पढ़ लिया था यूनिट्स एंड मेजरमेंट चैप्टर में बेसिकली कि फिजिकल क्वांटिटीज अपनी क्या होती हैं। फिजिकल क्वांटिटीज को हम लोगों ने कैटेगराइज कर लिया था फंडामेंटल क्वांटिटीज और डिराइव क्वांटिटीज में। उसके बाद हम लोगों ने यूनिट्स के बारे में पढ़ा था, यूनिट्स को भी कैटेगराइज किया था फंडामेंटल यूनिट्स और डिराइव यूनिट्स के बारे में। 7 फंडामेंटल यूनिट्स होती हैं और 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज होती है जिनकी 7 फंडामेंटल यूनिट्स होती है, वो भी हमने डिस्कस कर लिया था। फिर हमने सिस्टम ऑफ यूनिट की बातें की थी कि सिस्टम ऑफ यूनिट क्या होती है, और सिस्टम ऑफ यूनिट के बारे में भी डिस्कशन किया था। अपने 3 सिस्टम ऑफ यूनिट मेन होते हैं, जैसे एफपीएस हो गया, एमकेएस हो गया, सीजीएस हो गया, और एसआई सिस्टम भी है। एसआई सिस्टम किसका आपका एडवांस वर्जन है, समझ लीजिए एमकेएस का। एमकेएस का ही एडवांस वर्जन है एसआई सिस्टम, ठीक है। नाउ अब हम लोग बातें करेंगे और नेक्स्ट हम लोगों ने फिर यूनिट्स देख लिया था। फिर जो हम लोगों ने स्टैंडर्ड यूनिट ली थी, जैसे मीटर लिया, लेंथ लिया, टाइम लिया, इन सब का जो भी हमने स्टैंडर्ड लिया वो कैसे किस बेसिस पे लिया सबको हमने बता दिया था। फिर क्या प्रीफिक्सेस यूज करते हैं, 10 की पावर, ऑर्डर, ये सारी चीजें हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। नाउ आज हम लोग नया टॉपिक डिस्कस करेंगे, डायमेंशन, जो कि बहुत एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारे यूनिट्स एंड मेजरमेंट चैप्टर का। बहुत अच्छी तरीके से करना है इसको। तो बेसिकली डायमेंशंस होती क्या है, क्या होती है डायमेंशंस? तो द पावर्स टू विच फंडामेंटल यूनिट ऑफ मास, लेंथ एंड टाइम मस्ट बी रेज्ड टू रिप्रेजेंट द फिजिकल क्वांटिटी आर कॉल्ड डायमेंशन ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी। मतलब क्या है इसका कि बेसिकली कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है हमारी, उसको किस तरीके से आप फंडामेंटल यूनिट्स के फॉर्म में और उनकी पावर्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हो, यही आपका क्या होता है, डायमेंशंस होता है। ठीक है, मतलब आप फंडामेंटल जो यूनिट्स हमारी मास, लेंथ, टाइम, उसके फॉर्म में, उसकी पावर्स के फॉर्म में किस तरीके से किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को आप रिप्रेजेंट करते हो। जैसे कि अगर थोड़ा सा एग्जांपल लें, सबसे पहले अगर हम समझें कि मास के लिए जो रिप्रेजेंटेशन लेते हैं वो हम लोग लेते हैं एम, लेंथ के लिए ले लेते हैं हम लोग एल, टाइम के लिए ले लेते हैं टी। इवन मास, लेंथ, टाइम तो हम बोल रहे हैं, लेकिन जितनी भी हमारी 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं उनके फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन को ही हम लोग डायमेंशन कहते हैं। मतलब कोई भी क्वांटिटी हो गई, जैसे कोई भी डिराइव क्वांटिटी हो गई आपकी, ठीक है, उस डिराइव क्वांटिटी को किस तरीके से आप फंडामेंटल क्वांटिटीज के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हो, ठीक है, वो आपका क्या होता है, डायमेंशन होता है। तो डायमेंशन की हेल्प से आप किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को फंडामेंटल क्वांटिटी के साथ रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो इससे हमें पता भी चलेगा बेसिकली कि क्या रिलेशन है फंडामेंटल क्वांटिटीज का इन पे। और यहाँ तक जो हम लोग बोलते हैं ना, डिराइव क्वांटिटीज आर बेस्ड ऑन फंडामेंटल क्वांटिटीज, तो वो भी इस चीज से पता चलेगा कि किस तरीके से कौन सी डिराइव क्वांटिटी किस फंडामेंटल क्वांटिटीज पे किस पावर में डिपेंडेंट है। तो ये सारी चीजें हम लोग डायमेंशन पे पढ़ेंगे। जैसे अगर हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं छोटा सा, जैसे स्पीड का ले लें, स्पीड इज इक्वल टू हम लोग का क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो यहाँ डिस्टेंस हम लोग किस में मेजर करते हैं, लेंथ में, तो एल, और टाइम हम लोग के लिए लेते हैं टी, तो एल अपॉन टी, या फिर इसको हम लोग लिख सकते हैं एल टी की पावर -1। तो यहाँ पे ये जो हो गया, स्पीड के लिए हम लोग क्या लिख रहे हैं, एल टी की पावर -1। यही क्या है, डायमेंशन है, किसकी है, स्पीड की। ठीक है, तो डायमेंशन क्या हुई, द पावर्स टू विच फंडामेंटल यूनिट ऑफ मास, लेंथ एंड टाइम मस्ट बी रेज्ड टू रिप्रेजेंट द फिजिकल क्वांटिटी। ओके, नेक्स्ट अगर हम लोग टॉपिक की बात करें तो वो है हमारा डायमेंशनल फॉर्मूला। डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है, तो यूनिट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ मास, लेंथ एंड टाइम इज कॉल्ड डायमेंशनल फॉर्मूला। मतलब वही है जो अभी हमने रिप्रेजेंट किया यहाँ पे फिजिकल क्वांटिटी को इन टर्म्स ऑफ मास, लेंथ एंड टाइम, ये आपका क्या हो गया, डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया। बेसिकली एल टी दी पावर -1 क्या हो गया, ये डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया। ठीक है, तो किसी भी बेसिकली क्या है, डायमेंशंस क्या है, डायमेंशंस हैं कि हम लोग किस तरीके से मास, लेंथ, टाइम के फॉर्म में इनको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, किस पावर्स में। और उसका फॉर्मूला क्या हो गया, अगर उसी फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग डायमेंशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं तो वो हमारा क्या हो गया, डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया। क्लियर, डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो गया, डायमेंशंस के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना। और डायमेंशंस क्या होगी, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को मास, लेंथ, टाइम के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना। क्लियर है, ये चीजें हो गई हमारी डायमेंशन और डायमेंशनल फॉर्मूला। जैसे अगर हम लोग एक छोटा सा एग्जांपल और ले लें, जैसे एक्सीलरेशन ले लें, एक्सीलरेशन, तो बेसिकली एक्सीलरेशन हमारा क्या होता है, वेलोसिटी अपॉन टाइम, वेलोसिटी
अपॉन टाइम। वेलोसिटी के लिए अभी हम लोगों ने देखिए वेलोसिटी और स्पीड दोनों की मीटर पर सेकंड यूनिट होती है, तो दोनों की डायमेंशंस क्या होंगी, सेम होंगी। हाँ इवन दोनों अलग अलग चीज होती है, एक स्केलर क्वांटिटी एक वेक्टर क्वांटिटी, बट यहाँ पे हम लोग डायमेंशंस के में क्या स्केलर है क्या वेक्टर है ये मैटर नहीं करता अपना, बस उसकी हमें क्या देखना है किस तरीके से डिपेंडेंसी है उनकी फंडामेंटल क्वांटिटीज के ऊपर बस। तो वेलोसिटी का हमारा क्या हो गया, यही अभी हमने निकाला है जो स्पीड का एल टी की पावर -1, और टाइम के लिए हम लोगों ने अपॉन टी कर दिया। ओके, अब टी के ऊपर भेज देंगे तो एल टी की पावर -2, इवन एम हम लोगों को किसके फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, एम एल टी, तो एम क्या हो जाएगा यहाँ पे 0, एम 0 एल टी की पावर -2। ये आपका क्या हो गया, डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया, किसका हो गया, एक्सेलरेशन का। क्लियर। नेक्स्ट अगर हम लोग वही बात करें फोर्स के लिए, अगर फोर्स के लिए हम लोग डायमेंशन देखें, फोर्स, तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो मास के लिए डायमेंशन क्या होगी, मास के लिए तो हम लोग जानते हैं एम, और एक्सेलरेशन के लिए अभी हम लोगों ने निकाला है एल टी की पावर -2। तो फोर्स के लिए जो डायमेंशनल फॉर्मूला आ गया वो क्या हो गया, एम एल टी -2। ये हो गया डायमेंशनल फॉर्मूला किसका, फोर्स का। क्लियर। नेक्स्ट इसी तरीके से हम लोग इवन प्रेशर का देख लेते हैं। प्रेशर, प्रेशर क्या होता है आपका, फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स आपका क्या हो गया, अभी हम लोगों ने निकाला है एम एल टी की पावर -2, एंड एरिया के लिए होता है एल की पावर 2। भाई लेंथ इंटू ब्रेथ या मीटर स्क्वायर हम लोग यूनिट लिखते हैं ना, तो डायमेंशन क्या होगी, एल इंटू एल, एल स्क्वायर। अब यहाँ पे ये हो जाएगा डायमेंशनल फॉर्मूला कंप्लीट, एम एल की पावर -1 टी की पावर -2, एल एल की पावर 2 ऊपर जाएगा न्यूमरेटर में, तो 1 और -2 मतलब -1 आएगा, और एम एल की पावर -1 टी -2 डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया किसका, प्रेशर का। तो जितनी भी हमारी फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं उनको हम लोग इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इवन थोड़ा सा अगर हम लोग और एक्सटेंडेड फॉर्म में जाएं, जैसे कि हम लोगों ने क्लास 10th में पढ़ा था चार्ज का फॉर्मूला। चार्ज, चार्ज क्या होता है, करंट इनटू टाइम, क्योंकि करंट इज इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम होता है, तो करंट इनटू टाइम हम लोग लिख सकते हैं, तो करंट और इनटू टाइम। तो करंट भी क्या है आपकी एक फंडामेंटल क्वांटिटी है कि नहीं है, यस, और इसकी भी डायमेंशन होंगी, यस हैं। करंट के लिए जो डायमेंशन यूज करते हैं वो हम लोग यूज करते हैं ए, करंट के लिए एम्पियर, एम्पियर फॉर्मूला इसका वो होता है ना यूनिट, तो उससे ही लिया गया है कैपिटल ए, और टाइम के लिए टी। तो डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो गया चार्ज का, ए टी, या फिर अगर हम लोग एम एल टी सबके फॉर्म में करें तो एम जीरो एल जीरो टी और ए, ये हो गया डायमेंशनल फॉर्मूला किसका, करंट चार्ज का। क्लियर है। तो इसी तरीके से जितनी भी क्वांटिटीज हैं हमारी, सबको आप डायमेंशनल फॉर्मूले के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो। अब आप ये सोच रहे होगे कि अरे अभी से हमें सारे फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी तक जितने फॉर्मूले आपको याद हैं आप उसकी डायमेंशन इवन तो याद कर ही सकते हो। क्लियर। बाकी पूरा का पूरा 11th पढ़ने वाले हैं, पूरा का पूरा 12th पढ़ने वाले हैं, तो पूरे के पूरे 11th में डिफरेंट डिफरेंट क्वांटिटीज मिलेंगी, जैसे पावर, एनर्जी, रोटेशनल मोशन, टॉर्क, और ठीक है डिफरेंट डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज मिलेंगी आपको वहाँ पे। हीट में भी आपका है, हीट एनर्जी मिलेगी, और कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन वगैरह, ये सारी चीजें जितनी भी मिलेंगी फिजिकल क्वांटिटी सबकी कुछ ना कुछ डायमेंशन। इवन क्लास 12 में जाएंगे हम लोग, करंट मिलेगा, रेजिस्टेंस मिलेगा, मैग्नेटिक फ्लक्स मिलेगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स मिलेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी, ये सारे टर्म्स मिलेंगे हमें, और सबकी डायमेंशनल फॉर्म, क्योंकि सबको आप किसी न किसी तरीके से डायमेंशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो, इसका मतलब सबका कुछ ना कुछ तो डायमेंशनल फॉर्मूला होगा। तो अभी से याद करने की जरूरत नहीं, क्योंकि अभी से याद करने में हौच हो जाएगा और पूरा भूल जाएंगे। अभी जितना हमें फॉर्मूला पता है उसकी डायमेंशन निकालना आना चाहिए किस तरीके से क्या है, और कुछ बेसिक डायमेंशन हैं जैसे मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी वगैरह हुआ, स्टीफन कांस्टेंट हुआ, इन सब की कुछ डायमेंशन है जो हम लोग याद कर लेंगे, और बाकी तो अपने आप सारी चीजें याद होती जाएंगी। हाँ बस हमें मेथड पता होना चाहिए किस तरीके से हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं।
हमें ये पता होना चाहिए कि डायमेंशनल फॉर्मूला को किस तरीके से हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं, किस तरीके से डायमेंशनल फॉर्मूला लिखते हैं किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का। क्लियर? यहाँ तक के लिए कोई दिक्कत? नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो अपनी जो फिजिकल क्वांटिटीज भी होती हैं उसमें क्या है कि एक तो डायमेंशनल फिजिकल क्वांटिटी होती है और एक डायमेंशनल लेस फिजिकल क्वांटिटी होती है। तो कुछ फिजिकल क्वांटिटीज होती है वो डायमेंशनल फिजिकल क्वांटिटी होती है और कुछ डायमेंशनल लेस फिजिकल क्वांटिटी होती है। अगर यहाँ पे ऑन द बेसिस ऑफ डायमेंशंस के बेसिस पे अगर हम लोग क्लासिफाई करें तो वहाँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगी डायमेंशनलेस, हाँ क्योंकि यस उसमें स्पीड यस अपॉन स्पीड होता है, यस यस यस। तो स्पीड इन मीडियम। फिजिकल क्वांटिटी ऑन द बेसिस ऑफ डायमेंशन, फिजिकल क्वांटिटी ऑन द बेसिस ऑफ डायमेंशन, डायमेंशन के बेसिस पे फिजिकल क्वांटिटी को कैसे क्लासिफाई करेंगे हम लोग? एक तो हो गया हमारा डायमेंशनल और दूसरा हो गया डायमेंशनलेस। डायमेंशनल डायमेंशनल फिजिकल क्वांटिटी एंड डायमेंशनल डायमेंशनलेस। अब डायमेंशनल फिजिकल क्वांटिटी में भी आपका क्या है, कुछ हमारे डायमेंशनल कांस्टेंट आते हैं और कुछ डायमेंशनल वेरिएबल्स आते हैं। इसको भी हम लोग फर्दर दो पार्ट में क्लासिफाई कर रहे हैं। डायमेंशनल कांस्टेंट और ये हो गया डायमेंशनल वेरिएबल। तो बेसिकली हम लोगों ने डायमेंशन को दो पार्ट में डिवाइड किया है, एक तो डायमेंशनल और एक डायमेंशनल लेस। तो डायमेंशनल फिजिकल क्वांटिटी और डायमेंशनल लेस फिजिकल क्वांटिटी। डायमेंशनल फिजिकल क्वांटिटी को भी दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जो डायमेंशनल कांस्टेंट हो, मतलब उनकी वैल्यू कांस्टेंट हो, इवन उनके पास डायमेंशंस भी हो। और दूसरी हम लोगों ने क्या रखी, डायमेंशनल वेरिएबल। तो ऐसी कौन सी क्वांटिटीज हैं जो डायमेंशनल कांस्टेंट है, मतलब उनकी वैल्यू भी कांस्टेंट है और उनके पास डायमेंशंस भी हैं? यस, अगर हम लोग बात करें यहाँ पे तो अपने कैपिटल जी की, कैपिटल जी जो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है, इवन इसकी यूनिट भी होती है। अगर हम लोग बात करें न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, होती है कि नहीं यूनिट कैपिटल जी की यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की, हम लोग क्लास 9 में ही पढ़े हैं। तो लेकिन इसकी वैल्यू भी फिक्स होती है 6.67 into 10 to the power -11। तो बेसिकली ये क्या है, आपका डायमेंशनल कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू फिक्स है क्योंकि, बट इसके पास डायमेंशन भी है। तो ये डायमेंशनल कांस्टेंट विद डायमेंशनल फिजिकल क्वांटिटी, मतलब ये ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जो कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू कांस्टेंट है बट इट हैज डायमेंशन, इसके पास डायमेंशन है। ठीक है? अगर हम लोग बात करें इसी तरीके से यूनिवर्सल जो हमारी गैस कांस्टेंट होती है आर, ये हम लोग पढ़ेंगे। स्टेफन कांस्टेंट होती है, सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं उसको। तो ये सारे हमारे क्या है, डायमेंशनल कांस्टेंट है, मतलब ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज हैं जिनकी वैल्यूज फिक्स होती हैं बट इनके पास डायमेंशन होता है। दूसरा डायमेंशनल वेरिएबल, जैसे हमारा स्पीड हो गया, स्पीड की वैल्यू फिक्स होती है क्या? नहीं, इट डिपेंड्स हमारा लेंथ और टाइम क्या है ना। स्पीड है, एक्सेलरेशन है, फोर्स है, ये सब क्या है हमारे डायमेंशनल वेरिएबल है। इनकी डायमेंशन भी होती है बट इनकी वो वैल्यू जो होती है फिक्स नहीं होती है। क्यों? क्योंकि डिपेंड करता है आपके कि जैसे मान लीजिए एक्सेलरेशन फोर्स है, तो फोर्स किस पे डिपेंड करेगा? मास और एक्सेलरेशन पे। मास और एक्सेलरेशन क्या होगा, उस हिसाब से फोर्स आएगा, बट इट हैज डायमेंशन, उसकी डायमेंशन है। ठीक है? तो बेसिकली हमें इतना समझ में आया कि फिजिकल क्वांटिटी हम लोग डायमेंशन के बेसिस पे दो पार्ट में क्लासिफाई करते हैं, एक तो डायमेंशनल फिजिकल क्वांटिटी हो गया और एक डायमेंशनलेस फिजिकल क्वांटिटी। जो डायमेंशनल फिजिकल क्वांटिटी है उसको भी दो पार्ट में डिवाइड कर दिया हमने, डायमेंशनल कांस्टेंट और दूसरा डायमेंशनल वेरिएबल। एक हो गया डायमेंशनल कांस्टेंट, दूसरा हो गया डायमेंशनल वेरिएबल। और उसके बाद जो है हमारा
डायमेंशनल लेस फिजिकल क्वांटिटी। तो डायमेंशनल लेस फिजिकल क्वांटिटी को अगर हम लोग क्लासिफाई करें तो हमारा इसमें भी क्या आ जाएगा, डायमेंशनल कांस्टेंट एंड डायमेंशनल वेरिएबल, इसमें भी वही दोनों चीजें आ जाएंगी। डायमेंशनल लेस में भी डायमेंशनल कांस्टेंट एंड डायमेंशनल लेस वेरिएबल, इसमें भी अगर हम लोग बात करें तो दो चीजें आ जाएंगी, वही डायमेंशनल कांस्टेंट डीसी लिख देते हैं और डायमेंशनल वेरिएबल डी भी लिख देते हैं। अब बात यह है कि डायमेंशनल कांस्टेंट ऐसे कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है जिसकी वैल्यू भी फिक्स होती है और ये इसकी डायमेंशंस भी नहीं होती हैं? यस, होती है हमारे पास। अगर हम लोग बात करें अपने जैसे साइन थीटा हो गया, कॉस थीटा हो गया, टेन थीटा हो गया, पाई हो गए, ये सब क्या है, डायमेंशनल लेस है और ये कांस्टेंट है। साइन थीटा हो गया, मतलब एक पार्टिकुलर थीटा के लिए साइन की वैल्यू तो कांस्टेंट होगी ना, पाई है, ये सब क्या है, डायमेंशन लेस और डायमेंशनल कांस्टेंट है। मतलब डायमेंशनल लेस फिजिकल क्वांटिटी है ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसकी डायमेंशन नहीं है, और इस कैटेगरी में आती है डायमेंशनल लेस कांस्टेंट में, मतलब कांस्टेंट वैल्यू होती है। और डायमेंशनल लेस वेरिएबल कौन से होते हैं, मतलब ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसकी डायमेंशन नहीं होती है बट वैल्यू क्या होती है, वेरिएबल होती है। जैसे हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिपेंड करता है ना मीडियम पे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया, स्ट्रेन हो गया, प्लेन एंगल हो गया, स्ट्रेन, ये स्ट्रेन हम लोग पढ़ेंगे, आगे चैप्टर्स हैं उनमें पढ़ेंगे कि स्ट्रेन क्या होता है। बेसिकली चेंज इन लेंथ विद रेस्पेक्ट टू ओरिजिनल लेंथ, ये होता है स्ट्रेन, बट आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो बेसिकली हमने यहाँ पे फिजिकल क्वांटिटी ऑन द बेसिस ऑफ डायमेंशन को क्लासिफाई किया दो पार्ट में, कि डायमेंशनल लेस फिजिकल क्वांटिटी और डायमेंशनल फिजिकल क्वांटिटी, और दोनों के ही दो पार्ट होते हैं, डायमेंशनल कांस्टेंट और डायमेंशनल वेरिएबल। हम लोगों ने एग्जांपल देख लिया, समझ लिया बेसिकली, तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें। नाउ अब आपकी एनसीईआरटी बुक में या फिर आपके पास जो भी रेफरेंस बुक है उसमें डायमेंशनल फॉर्मूला कुछ इंपॉर्टेंट फिजिकल क्वांटिटीज के दिए होंगे, उसको आप देख सकते हो, उसको आप रिफर कर सकते हो। देखिए नेक्स्ट जो है हम लोगों ने देख लिया अपनी कि बेसिकली डायमेंशनल फिजिकल क्वांटिटी को हम लोगों ने किस तरीके से किस तरीके से डायमेंशनल के बेसिस पे आपने क्लासिफाई किया है ना। नेक्स्ट जो हम लोग पढ़ने हैं, हम लोग को जो पढ़ना है टॉपिक वो है डायमेंशनल एनालिसिस एंड इट्स एप्लीकेशन, कि डायमेंशनल एनालिसिस क्या होती है और उसका एप्लीकेशन क्या होता है। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें कि इसका सबसे पहले जो इसमें हम लोगों ने हम लोगों को दिया जाता है डायमेंशनल एनालिसिस में, वो है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी में क्या बताया जाता है कि ओनली दोज फिजिकल क्वांटिटीज कैन बी एडेड, सब्ट्रैक्टेड, इक्वेटेड और कंपेयर्ड विच हैव द सेम डायमेंशंस। इसका मतलब क्या है कि सिर्फ आप उन्हीं क्वांटिटीज को ऐड, सब्ट्रैक्ट या इक्वेट कर सकते हो जिनकी डायमेंशंस सेम हैं। और यस, यही होता भी है, तो हमारा यूनिवर्सल लॉ है कि आप 10 किलोग्राम में 10 किलोग्राम को ही जोड़ोगे, आप ऐसा नहीं है 10 किलोग्राम में 10 मीटर को जोड़ दोगे, नहीं, 10 किलोग्राम में 10 मीटर को आप जोड़ने नहीं जा रहे हो, आप 10 किलोग्राम में 10 किलोग्राम को ही जोड़ोगे, 10 मीटर में 10 मीटर को ही जोड़ोगे। ठीक है, क्लियर? ऐसा नहीं है 10 सेकंड में 10 मीटर को जोड़ दो 10 मीटर में, हाँ, सब्ट्रैक्ट भी वैसे ही करेंगे, हाँ, लेकिन मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन कर सकते हैं, मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन कर सकते हैं, ऐड नहीं कर सकते, सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, उनको इक्वेट नहीं कर सकते, इक्वलिटी के फॉर्म में नहीं रख सकते और कंपेयर नहीं कर सकते, बट मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन कर सकते हैं। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी में यही कहा गया है कि फिजिकल क्वांटिटीज कैन बी एडेड, सब्ट्रैक्टेड, इक्वेटेड, कंपेयर्ड हैविंग द सेम डायमेंशंस। ओके, ये हमारा प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी हो गया। नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं कि आखिर डायमेंशनल एनालिसिस की क्या एप्लीकेशंस हैं, क्या क्या यूज हैं हमारे। तो बेसिकली अगर हम लोग एप्लीकेशन देखें तो सबसे पहला जो एप्लीकेशन है हमारा डायमेंशनल एनालिसिस का, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस हैं इसके। सबसे पहला है चेकिंग द एक्यूरेसी ऑफ फॉर्मूले, टू चेक द टू चेक द accuracy of formulae।
जो सबसे पहला एप्लीकेशन है हमारा डायमेंशनल एनालिसिस का, वो है कि किसी भी फॉर्मूले की एक्यूरेसी को आप चेक कर सकते हो। मतलब ये चेक कर सकते हो वेदर दी फॉर्मूला सही है, करेक्ट है या नहीं करेक्ट है। जैसे कि अगर हम लोग कोई एग्जांपल ले लें, हम लोग का सबसे पहले, अरे क्लास 9 में बहुत इजी फॉर्मूला पढ़ते आए, v इज इक्वल टू फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है ना, v इज इक्वल टू u प्लस at, यही तो है। तो हम लोग सबसे पहले एलएचएस साइड की v की डायमेंशन देखते हैं। यहाँ पे एलएचएस साइड की v की डायमेंशन क्या है, v आपकी वेलोसिटी है, इसकी डायमेंशन हमारी क्या हुई, l t की पावर -1। क्लियर। नाउ हम लोग आरएचएस साइड में जो सबसे पहला टर्म है हमारा u, इसकी डायमेंशन देखें तो इसकी डायमेंशन हमारी, भाई u भी एक वेलोसिटी है तो इसकी भी डायमेंशन क्या हुई, l t की पावर -1। क्लियर। अब ये जो थर्ड टर्म है, ये पूरे टर्म को हम लोग लेंगे यहाँ पे, क्योंकि पूरा ही टर्म ये u में जुड़ा हुआ है। तो at की डायमेंशन देखें तो ये क्या है, एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन की डायमेंशन होती है l t की पावर -2 और मल्टीप्लाइड बाई t, तो ये भी क्या आ गया, l t की पावर -1। तो यस, ये डायमेंशनली एक्यूरेट है हमारा। क्लियर। सिमिलरली अगर हम लोग थोड़ा सा और जैसे अपना एनर्जी वाले फॉर्मूले पे जाएं, ठीक है, एनर्जी वाला फॉर्मूला क्या है, जैसे हम लोग का काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 mv², यही तो होता है हमारा काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला। तो सबसे पहले तो एनर्जी का हम लोग डायमेंशन निकाल लेते हैं एलएचएस साइड से। एलएचएस, इसकी डायमेंशन क्या होती है, हमें पता है एनर्जी इज कैपेसिटी टू डू वर्क, तो जो वर्क की डायमेंशन होगी वही एनर्जी की भी डायमेंशन होगी, क्योंकि कैपेसिटी टू डू वर्क इज एनर्जी ना। तो जो वर्क की होगी, वर्क का क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, वर्क के लिए होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। मतलब फोर्स की हम लोगों ने निकाला है mlt-2 और मल्टीप्लाइड बाई l, इसका मतलब जो एनर्जी की डायमेंशन हो गई वो हो गई m(l)2 t⁻²। ये हमारी काइनेटिक एनर्जी की डायमेंशन होगी। सिमिलरली अब हम लोग आरएचएस साइड देखें, आरएचएस साइड हमारा क्या है, 1/2 mv²। 1/2 क्या है, कांस्टेंट है, इसकी कोई डायमेंशन नहीं होगी। m की डायमेंशन क्या होगी, मास है ये, तो m, और एल टी वी स्क्वायर है, तो v की डायमेंशन क्या होती है, एल टी की पावर -1 और इसका स्क्वायर कर दिया, तो ये क्या हो गया, m l⁻2 और t की पावर -2। क्लियर। जी हाँ जी। ml2 t की पावर -2। तो ये हो गया हम लोग का सबसे पहला एप्लीकेशन टू चेक द डायमेंशनल एक्यूरेसी, मतलब किसी भी फॉर्मूले की एक्यूरेसी को चेक करना है तो आप चेक कर सकते हो इसकी हेल्प से। अब अगर हम लोग अच्छा, इसी के ही एप्लीकेशन, इसी कॉन्सेप्ट का जो हमारा ये एप्लीकेशन है, इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन हमारे को बनते हैं। इवन मतलब एग्जाम में भी दे दिए जाते हैं और फिर हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी दे दिए जाते हैं इसी से रिलेटेड। तो कुछ क्वेश्चन हम लोग देखते हैं इससे रिलेटेड। हाँ, ये क्वेश्चन हम पढ़, हाँ देखिए, ये क्वेश्चन हम लोग करते हैं कि द फोर्स F इज गिवन इन टर्म ऑफ टाइम t एंड डिस्टेंस x। तो यहाँ पे जो हमारा फोर्स का फॉर्मूला दिया हुआ है, F इज इक्वल टू a sin ct प्लस b cos dx। फोर्स का हमारा रिलेशन क्या दिया हुआ है, F इज इक्वल टू a sin ct प्लस b cos dx। ये हमारा फोर्स का रिलेशन दिया हुआ है। हमें बतानी है डायमेंशन ऑफ a/b एंड c/d। a/d और c/d की डायमेंशन क्या होगी। तो बेसिकली जो अभी हम लोगों ने एप्लीकेशन यूज किया है टू चेक द डायमेंशनल एक्यूरेसी, तो हमें पता है कि अगर ये फॉर्मूला गिवन है तो इसका मतलब वो डायमेंशनली क्या होगा, करेक्ट होगा। मतलब जो एलएचएस की डायमेंशन होगी वही आरएचएस की डायमेंशन होगी, ये हमें पता है। तो अगर हम लोग ये देखें, यहाँ पर एक चीज समझने वाली बात है, ये क्या है, फोर्स है, तो जो फोर्स की डायमेंशन होगी वही इस पूरे टर्म्स की डायमेंशन होगी, ठीक है। और प्लस इस वाले टर्म की भी क्या डायमेंशन होगी, फोर्स की होगी, क्योंकि यहाँ पे हम लोग का क्या यूज होगा, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या बोलता है कि जिनकी डायमेंशन सेम होती है उन्हीं को हम लोग ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं।
इसका मतलब इस पूरे टर्म की डायमेंशन क्या होगी, इस पूरे टर्म की डायमेंशन के बराबर। और इन दोनों की जो डायमेंशन होगी, मान लीजिए इसकी डायमेंशन भी किसकी आएगी, फोर्स की आएगी। इसकी भी डायमेंशन किसकी इक्वल आएगी, फोर्स की डायमेंशन की इक्वल आएगी। तभी तो इक्वलिटी का साइन करके इसको हम लोगों ने क्या किया, इक्वेट किया है। ठीक है, तो इसकी भी डायमेंशन क्या आएगी, फोर्स। इसकी तो ये तो फोर्स हाई है, तो इसकी डायमेंशन आपकी ऑलरेडी रहेगी। अब हम लोग इसी का ही कॉन्सेप्ट यूज करके हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि हमारा क्या है, ए साइन सी टी की डायमेंशन और एफ की डायमेंशन दोनों की सेम होगी, तो एफ की डायमेंशन हमारी क्या होती है, फोर्स की अभी हमने निकाला एम एल टी की पावर -2। और यस, और ए की ए अपॉन बी निकालना है ना, तो आपको सबसे पहले ए, और यहाँ पे देखिए साइन सी टी, सबसे पहले ये चीज समझनी है हम लोग को, साइन सी टी। तो साइन के अंदर हम लोग का डायमेंशन लेस, साइन जो होता है वो डायमेंशन लेस होता है। अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि साइन थीटा कॉस थीटा ये सब क्या होता है, डायमेंशन लेस होता है। तो इसका मतलब ये जो सी टी है ये पूरा क्या होना चाहिए, डायमेंशन लेस होना चाहिए। तो सी टी जो होगा वो आपका डायमेंशन लेस को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, m0 l0 t0, सब इसका 0 होना चाहिए। तो सी टी टोटली सी टी क्या होना चाहिए, डायमेंशन लेस। तो इसका मतलब सी और टी की तो डायमेंशन है ही है, तो इधर अगर हम लोग टी को इधर भेजें तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, m0 l0 t की पावर -1। इसका मतलब सी की डायमेंशन क्या आ गई, t की पावर -1। और यस, सी की पावर टी की पावर सी की जो डायमेंशन है वो t की पावर -1 होगा, तभी तो ये t की पावर -1 और t मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएंगे सब, तभी तो वो डायमेंशन लेस होगा। तो यहाँ से क्लियर हो जाएगा कि हमारा जो सी के डायमेंशन है वो हमारा क्या है, वो है हमारा टी की पावर -1। तो इसका मतलब अच्छा ये पूरा क्या है, डायमेंशन लेस है। क्लियर, ये पूरा डायमेंशन लेस है। तो ए की डायमेंशन हमारी क्या आ गई, ml की पावर t-2, और सी की डायमेंशन हमने निकाला ही है, ए की डायमेंशन ये हो गई, सी की डायमेंशन हमने क्या निकाल लिया, m0 l0 t-1। सिमिलरली बी की डायमेंशन भी सेम ही होगी, ml t की पावर -2। क्लियर, और यहाँ पे जो हमारी डी की डायमेंशन होगी, डी की डायमेंशन किसके इनवर्स होगी, एक्स की, एक्स का मतलब लेंथ के इनवर्स, एल की पावर -1। अब आपको जो पूछा गया है ए अपॉन बी, आराम से निकाल सकते हो। ए अपॉन बी का मतलब क्या हुआ, ए डिवाइडेड बाई बी। तो ए की डायमेंशन क्या हो गई, एम एल टी -2, और डिवाइडेड बाई, तो दोनों इसकी डायमेंशन क्या आ जाएगी, m0 l0 t0। ठीक है, सिमिलरली अगर डायमेंशन हम लोग का सी अपॉन डी का मतलब क्या हो गया, सी अपॉन डी का मतलब हो गया एल टी की पावर -1 अपॉन एल की पावर -1, मतलब एल टी की पावर -1। तो हम लोगों ने बेसिकली क्या देख लिया अपना, टू चेक द एक्यूरेसी ऑफ फॉर्मूला। हम लोगों ने डायमेंशन, इसका सबसे पहला एप्लीकेशन क्या था, टू चेक द एक्यूरेसी ऑफ फॉर्मूला। किसी भी फॉर्मूले की एक्यूरेसी को कैसे चेक करते हैं, वो डायमेंशनल एनालिसिस की हेल्प से हमने यूज किया। तो हम लोगों ने किस तरीके से अपने डायमेंशनल एनालिसिस को हम लोग फॉर्मूले चेक करने के लिए एक्यूरेसी यूज करते हैं वो देख लिया। नेक्स्ट अगर हम लोग देखें इसका नेक्स्ट एप्लीकेशन क्या है हमारा, तो वो है डेरिवेशन ऑफ फॉर्मूला। डेरिवेशन ऑफ फॉर्मूला नेक्स्ट जो एप्लीकेशन है, डेरिवेशन ऑफ फॉर्मूला। तो इसका मतलब क्या हुआ कि डायमेंशनल एनालिसिस की हेल्प से हम लोग जो सिंपल फॉर्मूलेज रहते हैं अपने, उनको भी हम लोग क्या कर सकते हैं, डिराइव कर सकते हैं डायमेंशनल एनालिसिस की हेल्प से। कैसे हम लोग डिराइव कर सकते हैं, हम लोग इसको समझते हैं। किस तरीके से हम लोग अपना डायमेंशनल एनालिसिस को किसी भी फॉर्मूले को डिराइव करने के लिए यूज करते हैं, वो हम लोग देखेंगे। बेसिकली होता क्या है कि हमें ये बताया जाता है, जैसे कोई एक्सपेरिमेंट हम लोग करते हैं तो हमें इतना तो पता ही चल जाता है कि इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू हम लोग कोई भी फिजिकल क्वांटिटी की वैल्यू जो निकालने वाले होते हैं उसमें ये पता चल जाता है कि वो किन किन अदर फिजिकल क्वांटिटीज के ऊपर डिपेंड कर रही है। उसके बाद हम लोग डायमेंशन का यूज करके उनके बीच में एक रिलेशन निकाल लेते हैं।
हाँ, अभी हम लोग देखेंगे किस तरीके से रिलेशन निकालते हैं, एग्जैक्ट होता है या फिर क्या है, वो चीज हम लोग देखेंगे। सबसे पहले अगर हम लोग देखें यहाँ पर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन की हेल्प से समझते हैं इसको कि द एयर बबल फॉर्म बाय एक्सप्लोजन इनसाइड द वाटर परफॉर्म ऑसिलेशन विद टाइम पीरियड टी। जो हम लोग का एयर बबल जो है वाटर के अंदर फॉर्म होता है एक्सप्लोजन की वजह से, उसमें ऑसिलेशन होता है। वो जो ऑसिलेशन का टाइम पीरियड है वो हमारा क्या है, कैपिटल टी। और ये जो टाइम पीरियड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पी की पावर ए, डी की पावर बी और ई की पावर सी, वेयर पी इज द प्रेशर, डी इज द डेंसिटी एंड ई इज द एनर्जी ड्यू टू एक्सप्लोजन। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी। तो यहाँ पे देखिए हमें फॉर्मूला का कौन सा फॉर्मूला है, कहाँ पढ़ना है, ये हमें नहीं देखना है यहाँ पर। हमें बस ये देखना है किस तरीके से हम लोग अपने डायमेंशनल एनालिसिस के कॉन्सेप्ट को इस टाइप की इक्वेशन या इस टाइप की चीजों को सॉल्व करने में यूज करते हैं। ठीक है तो यहाँ पे तो बस हमें ये बताया गया ना कि जो हमारा जो टाइम पीरियड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, पी की पावर ए। तो जो टाइम पीरियड है हमारा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, जो टाइम पीरियड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आपके पी की पावर ए और डी की पावर बी और ई की पावर सी, इसी के ही है। क्लियर? जो टाइम पीरियड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है पी की पावर ए और डी की पावर बी और ई की पावर सी। पी की पावर ए का मतलब प्रेशर, डी की पावर का मतलब डेंसिटी की पावर और ई की पावर का मतलब एनर्जी की पावर। क्लियर? अब तो कोई भी रिलेशन हम लोग निकालते हैं तो वो प्रोपोर्शनलिटी के साइन को ही यूज करके निकालते हैं। उसके बाद इस प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाने के लिए हम लोग यहाँ पे एक कांस्टेंट यूज करते हैं स्मॉल के, तो पी की पावर ए और डी की पावर बी और ई की पावर सी। ये जो कांस्टेंट है ये डायमेंशनलेस कांस्टेंट होता है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू कुछ भी हो जाती है, वो हम लोग जब एक्सपेरिमेंट करके कोई पर्टिकुलर रिलेशन को डिराइव करते हैं तो वहां से ही हमें उस कांस्टेंट की वैल्यू मिलती है। बट बेसिकली हमें ये तो पता चल जाता है ना इस रिलेशन से कि किन किन फिजिकल क्वांटिटीज पे ये किस पावर में डिपेंड करती हैं। अभी हम लोग रिलेशन देखते हैं। तो बेसिकली अगर हम लोग बात करें तो यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, जो डायमेंशन टी की होगी वही डायमेंशन इस पूरे टर्म की होगी। यस, तो सबसे पहले अगर हम लोग टी की डायमेंशन लिखें तो टी की डायमेंशन क्या होगी, m0, l0 और t। सिमिलरली हम लोगों का यहाँ पे ये इसकी डायमेंशन p है हमारा प्रेशर, तो प्रेशर की डायमेंशन क्या होती है, प्रेशर आपका होता है फोर्स अपॉन एरिया। प्रेशर जो होता है वो F अपॉन ए होता है। फोर्स का हम लोग क्या लेते हैं, ml(T-2) और एरिया के लिए लेते हैं L2। तो यहाँ पे क्या हो गया, ml-1 T-2, तो ml-1 T की पावर -2 और इसकी पावर क्या हो गई, A। ठीक है, सिमिलरली डेंसिटी मास पर यूनिट वॉल्यूम, तो m l की पावर -3 और इसकी पावर हो गई B। एनर्जी हमारा वर्क का ही होता है, इसका डायमेंशन होता है ml(2T-2) और इसकी पावर हो गई C। नाउ इसको और सॉल्व करेंगे हम लोग नेक्स्ट। तो m0 l0 t इज इक्वल टू, यहाँ पे जो हमारा डायमेंशन थी इसकी, तो m की पावर a है इस वाले फॉर्मूले से, इस वाले रिलेशन में, और इसमें m की पावर b और इसमें m की पावर c है। तो ओवरऑल हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, अगर हम लोग ब्रैकेट को हटाएं तो m की पावर a प्लस b प्लस c। सिमिलरली l की पावर हमें क्या मिलेगी, l की पावर मिलेगी -a -3b और +2c। तो a -3b, तो l की पावर -a -3b और +2c। सिमिलरली जो t की पावर, t का रिलेशन मिलेगा वो हमें क्या मिलेगा, -2a और यहाँ पे तो t है नहीं और -2c, -2a -2c -2a -2c। अब हम लोग क्या करेंगे, ऑन कंपेयरिंग डायमेंशन बोथ साइड, पावर ऑफ डायमेंशन बोथ साइड। अब दोनों साइड हम लोग क्या करेंगे, डायमेंशंस की पावर को क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। क्यों? क्योंकि हम लोग का प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी बोलता है कि एलएचएस और आरएचएस की दोनों की डायमेंशन क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। तो डायमेंशन कैसे सेम होगी कि जितनी भी टर्म्स हैं, जितने भी डायमेंशन है एम एल जितने भी हैं, उनकी पावर जो एलएचएस में हो वही आपका क्या होना चाहिए, आरएचएस में भी होना चाहिए। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो सबसे पहला रिलेशन जो हमें मिलता है वो हमें मिलता है a प्लस b प्लस सी इज इक्वल टू 0, a प्लस b प्लस सी इज इक्वल टू 0।
दूसरा जो रिलेशन मिलता है वो हमें मिलता है -a -3b + 2c = 0। जो तीसरा रिलेशन मिलता है वो हमें मिलता है -2a -2c = 1। क्लियर? ये तीन रिलेशन मिल गए। इन तीन रिलेशन को हम लोग सॉल्व करेंगे। इन तीन रिलेशन को हम लोग सॉल्व करेंगे बेसिकली। तो इन तीन रिलेशन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं? बेसिकली देखिए, हम लोग को पता है कि तीन फिजिकल क्वांटिटीज, तीन वेरिएबल हैं और तीन इक्वेशन है, तो आराम से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज कर सकते हैं। जैसे कि क्या करें, हम लोग यहाँ से सिर्फ ए की वैल्यू निकाल, सिर्फ कोई भी वेरिएबल को गायब कर देते हैं। जैसे ए है तो यहाँ से ए की वैल्यू हम लोग निकाल लिए -b -c, और इस ए की वैल्यू हम लोग किसमें पुट कर दें? इस वाले इक्वेशन में पुट कर दें और इस वाले इक्वेशन में पुट कर दें। तो अगर हम लोग रखें तो -b -c, और एक ही जगह हम लोग रख रहे हैं -3b और +2c = 0। इसको सॉल्व करें, -b -b +b हो जाएगा और ये +c हो जाएगा, और -3b तो ये हो जाएगा -2b और यहाँ पे +c, तो ओवरऑल हो जाएगा +3c = 0। तो इसको और सॉल्व करें तो यहाँ से हमें मिल जाएगा 2b = 3c, 2b = 3c, या फिर हम लोग यहाँ से कह सकते हैं b = 3/2c। b का रिलेशन मिल गया, b = 3/2c। अब इस b के रिलेशन को अब यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, a की वैल्यू फर्दर रख दें हम लोग इस वाले इक्वेशन से, तो -2a + 2c = 1 था, -2a सॉरी -2c, इट वाज -2c, -2a -2c = 1, -2 और a की जगह हम लोग को क्या रखना है, -b -c और -2c = 1। यहाँ पे अगर इसको फर्दर सॉल्व करें तो हो जाएगा ये 2b और +2c और -2c = 1। इस वाले रिलेशन से हम लोग को डायरेक्टली b की वैल्यू मिल जाएगी, क्योंकि ओवरऑल हमारा 2c तो 2c कैंसिल हो गया, तो b = हो जाएगा हमारा 1/2। b का रिलेशन हमें कितना मिल गया, 1/2। अब हम लोग यहाँ पे जो हम लोगों ने c का रिलेशन निकाला था 3/2, तो b = 3/2c, b = 3/2c। तो b की जगह हम लोग लिखते हैं 1/2 = 3/2c। तो यहाँ से जो c का रिलेशन मिलेगा वो मिलेगा हमें 1/3। तो c का रिलेशन मिल गया हमें क्या, 1/3। b = 1/2, c = 1/3। अब a का रिलेशन हमें क्या मिलेगा, a का रिलेशन हमें आराम से मिल जाएगा। हम लोग बस a = क्या था हमारा, a = हम लोग का था -b -c, और b और c हमारा क्या है, -1/2 और -1/3। तो -1/2 और -1/3, तो ये हो जाएगा -5/6। तो ये हमारी a की वैल्यू आ गई। तो बेसिकली जो हमारा रिलेशन आया टाइम पीरियड का वो क्या आया, p = k, और p की पावर a थी। यहाँ पे p की पावर अगर स्टार्टिंग में देखें तो p की पावर a थी, p की पावर a, p की पावर a का मतलब क्या हो गया, हमारा a की वैल्यू कितनी आई, -5/6, तो p की पावर -5/6। और उसके बाद d की वैल्यू, d की पावर b थी, और b का मतलब -1/2 + 1/2, और c की पावर 1/3। तो c नहीं सॉरी e रहेगा यहाँ पे, e की पावर 1/3। तो ये रिलेशन हमें निकल गया। तो बेसिकली ये भी इस तरीके के भी क्वेश्चंस आते हैं हमें। इवन जेई में भी इस तरीके के बहुत सारे, जेई और नीट दोनों में ही पूछे आते हैं। यहाँ पे अभी तो इतना बड़ा डेरिवेशन नहीं करवाएंगे वहां पे, वो बस थोड़ा सा जैसे ए की वैल्यू क्या हुई, बी की वैल्यू क्या हुई, इस तरीके से पूछ सकते हैं हम लोगों से। तो देख लेते हैं एक आध क्वेश्चन। आई थिंक हम लोगों ने दो अपने एप्लीकेशंस कर लिए हैं। एक डेरिवेशन ऑफ फॉर्मूला कर लिया है, और दूसरा हम लोगों ने कर लिया है टू चेक द डायमेंशनल एक्यूरेसी ऑफ फॉर्मूला। नेक्स्ट जो हम लोग का तीसरा एप्लीकेशन है यूनिट्स का, कि किस तरीके से कंपेयर करके हम लोग यूनिट्स को निकाल सकते हैं, वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। और नीट के और जेई के कुछ क्वेश्चंस भी लगाएंगे वहां पे, डायमेंशनल एनालिसिस से जो रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। और आज की क्लास को खत्म करते हैं।